हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज हम हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 5, ठीक है, अध्याय 5 शुरू करेंगे। और कौन सा करेंगे वो आपको थंबनेल में पता ही लग गया होगा कि आज हम हमारा वैदिक संस्कृति को स्टार्ट करने वाले हैं, वैदिक कल्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि लगभग चीज़ों की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आज हम इसका एक इंट्रो वीडियो एज ए इंट्रोडक्शन ही, इसका परिचय ही हम करेंगे कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसका समय क्या रहा और कैसे लोग, कौन इसके निर्माता रहे, इस संस्कृति में क्या क्या हुआ, उनके बारे में हम बेसिक सा, ठीक है ना। कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आप अपना सेल्फ नोट्स बना सकते हैं और लिख सकते हैं साथ के साथ। तो आज जो हमारा चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 जिसका नाम मैंने बताया वैदिक संस्कृति, ठीक है। वैसे तो बेटा ये बहुत लेंथी चैप्टर है, ठीक है, बहुत लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसको हम 2 पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक को बोलते हैं हम पूर्व वैदिक काल और एक को हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। ये 2 हिस्सों में बांटने से हम एक तो अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, दूसरा हमारे लिए आसान हो जाएगा। और वैसे भी मैंने बिल्कुल शॉर्ट में इसका आपके लिए ये नोट्स बना रखे हैं और आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का काम करूंगा। और मेरे ख्याल से उतना समझने के बाद आपको ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, है ना। बहुत ही बेसिक से लेकर के और जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, लाइनें आती हैं, वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर जिक्र करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप ध्यान से इसको सुनने का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। साथ ही साथ आप शेयर करते चलें, लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। तो बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है हमारा। सबसे पहले हम पूर्व वैदिक, इसको हम ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम है ऋग वैदिक काल, ठीक है ना। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक काल भी हम इसको बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल को ये उत्तरी वैदिक काल बोलेंगे हम। और इसका अगर टाइम की बात करूं तो इसका टाइम आप याद रखोगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है ना, 1500 ईसा पूर्व यानी BC से लेकर के बिफोर क्राइस्ट 500 ईसा पूर्व तक इसका ये ऋग वैदिक काल का ऋग वैदिक जो काल है ना उसका रहा। तो ये याद रखेंगे बेटा, ठीक है ना। कौन सा बताया, 1500 से 500, ठीक है। और इसका याद रखोगे, इसका कौन सा याद रखोगे बेटा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 600 ईसा पूर्व। अगर दोनों का अगर पूछ लिया जाए तो दोनों का याद रखेंगे 1500 से, सिंपल सी बात है ये तो, है ना, 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना। ये दोनों की अगर बात कर ली जाए, डिवाइड की बात ना की जाए तो, ठीक है ना। तो आप ये याद रखोगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारा पूर्व वैदिक काल है या ऋग वैदिक काल जो हमारा पढ़ रहे हैं, उसका टाइम पीरियड क्या रहा, ठीक है ना, किस टाइम की ये बात हो रही है। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है बेटा, मेरे ख्याल से ये सभी बातें आप नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, ठीक है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, बेसिक सी जानकारी है, तो इसके वर्ड से ही हम समझने का काम करेंगे। सबसे पहले वैदिक, वैदिक से आपको वो थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा वेद का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वैदिक जो शब्द है वो किससे बना है बेटा, वेद से बना है। वेद, ठीक है ना, वेद है ना, हमारे 4 वेद हैं, ठीक है। और इसका जो हमें उल्लेख मिलता है, इसके बारे में हमें मतलब साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो वेदों से ही प्राप्त होते हैं। ज़्यादातर ऋग वैदिक काल से ही ऋग वेद है हमारा, उससे हमें प्राप्त होती ज़्यादा जानकारी। तो वैदिक जो शब्द है वो किससे बना बेटा, वेद से, ठीक है ना, वेद। और वेद का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बेटा, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ज्ञान, ठीक है ना। क्या होता है, ज्ञान।
वैदिक शब्द वेद से बना और वेद का शाब्दिक अर्थ बताया ज्ञान। तो इसका अगर हम बात करें कि इसके निर्माता कौन थे, मतलब अब जैसे जैसे सिंधु सभ्यता खत्म होती चली गई ना, ठीक है ना, वैसे ही ये संस्कृति हमारे सामने उभर कर आती है। तो सबसे पहले बात हमारी यही आती है कि इसके जो निर्माता है कौन थे, ठीक है। और इसके जो निर्माता है, वैदिक संस्कृति के निर्माता हैं, इसके निर्माता कौन माने जाते हैं बेटा? आर्य लोग माने जाते हैं। आर्य नाम सुना होगा ना, आर्य जो लोग थे, ठीक है ना, आर्य लोग इसके निर्माता माने जाते हैं। किसके? वैदिक संस्कृति के निर्माता माने जाते हैं। और आर्य शब्द किस भाषा का शब्द है? आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है बेटा। संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये ज़रूर याद रखें। सुनने में, देखने में ये बिल्कुल बेसिक लग रही हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये इसके अंदर, चैप्टर के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो शुरुआत से मैं बता दूं, वैदिक शब्द वेद से बना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इसके निर्माता कौन माने गए? आर्य लोग। आर्य किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और आर्य जो है, आर्य का भी कोई अर्थ होगा, है ना। इसका अर्थ, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है ना। जो संस्कृत भाषा का शब्द है ना आर्य, ठीक है ना, जो आर्य लोग थे, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, ठीक है। ये तो थी कुछ बेसिक सी बातें, आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। साथ के साथ आपने लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा, ठीक है। इसके बारे में 2-3 बात और हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और लिखते रहें बेटा साथ के साथ, ठीक है। फिर बात आती है कि ये आए कहाँ से, इनका मूल निवास। वैसे तो बहुत सारे, जैसे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी बोलते हैं कि ये कहाँ पे हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे, मतलब सरस्वती जी के द्वारा भी और भी बहुत सारे विद्वान हुए। लगभग 7 से 8 विद्वानों का अलग अलग मत है कि कोई किसी क्षेत्र को इनका मूल निवास बताता है और कोई विद्वान किसी और क्षेत्र को इनका मूल निवास बताता है। लेकिन जहाँ तक हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो आर्य लोग हैं, ठीक है ना, जो आर्य लोग हैं आल्प्स पर्वत सुने होंगे बेटा आपने, आल्प्स पर्वत, आल्प्स कह लो, एल्प्स कह लो बेटा, ठीक है ना, ये एक ही है, ठीक है ना। ये जो पर्वत हैं ये कहाँ हैं? यूरोप की एक सबसे बड़ी मतलब पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो यूरोप के अंदर है। वहीं उसके क्षेत्र, मतलब उसके पूर्वीय क्षेत्र से, पूर्वीय क्षेत्र जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया, ठीक है। ये यूरेशिया शब्द आप समझने का काम करें, वहीं से ये इनका जो मूल निवास बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आल्प्स पर्वत हैं, एल्प्स पर्वत हैं, ये यूरोप के अंदर हैं और यूरोप की एक बड़ी श्रृंखला मानी जाती पर्वतों की। उसके जो पूर्वीय क्षेत्र है वहीं आसपास से ये माने जाते हैं, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं। यूरेशिया शब्द 2 महाद्वीपों के नामों से बना है। एक तो क्या हो गया? यूरोप प्लस एशिया, ठीक है ना। इन दोनों से मिलकर के बना क्या? यूरेशिया, ठीक है ना। एक बड़ा भौगोलिक तौर पर एक महाद्वीप जैसा ही है, ठीक है ना। वहीं पे इनका मूल निवास माना जाता है। बाकी अलग अलग
विद्वानों द्वारा अलग अलग जगह पे इनका मूल निवास बताया गया। ठीक है ना, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। ये छोटी छोटी बातें बेटा बेसिक है, आज इंट्रो वीडियो आप समझ सकते हैं इसको। दूसरा मैं बताना चाहूँगा आपको, जो आज हम जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, या कुछ जैसे ये तो जानवर हो गए, ठीक है ना, जानवर हैं ये सभी को पता है। और कुछ वृक्ष हैं जो, ठीक है ना, वृक्षों के नाम हैं, जैसे बुर्ज सुना होगा आपने, है ना, बुर्ज, मेपिल, ये वृक्षों के नाम है बेटा, मेपिल और देवदारू। ठीक है, ये कुछ वृक्षों के नाम है, कुछ जानवरों के नाम है जो आज भी हम इन्हीं नामों से जानते हैं। ये सभी के सभी को कौन से किसके भाषा के समान हैं? ये सभी हिंद यूरोपीय, ठीक है ना, ये सभी शब्द ये भाषा के समान है बेटा। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आज हम कुत्ता, घोड़ा, कुछ जानवरों के नाम लेते हैं, कुछ जैसे वृक्षों के नाम है, ब्रुज, मेपिल, देवदारू, ये सभी किसके समान है, किस भाषा के समान है? हिंद यूरोपीय भाषाओं के समान हैं। तो ये सभी ध्यान रखें और बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात है बेटा, है ना। फिर एक और बात है इसके बारे में, इनका रह जाता है कि आर्य लोगों का व्यवसाय क्या था इनके जीवन में। जैसे हड़प्पा सभ्यता के अंदर इनका मुख्य जो था वो क्या था, कृषि करते थे, वो पशुपालन भी करते थे, ठीक है, हथियार बनाते थे, अलग अलग जैसे मोहरे भी उन्होंने बनाई, ठीक है। वैसे ही आर्य लोगों का क्या ज़रूरी था, मतलब क्या चीज़ वो पसंद करते थे? तो मुख्य व्यवसाय की अगर हम बात करें, इनका जो व्यवसाय रहा वो पशुचारण का व्यवसाय था। मुख्य जो व्यवसाय इनका माना जाता है पशुचारण, साथ में ये कृषि भी करते थे बेटे, है ना। कृषि इतना ज़्यादा इनके लिए ज़रूरी नहीं था इस टाइम पर, पूर्व वैदिक काल के अंदर, लेकिन करते ज़रूर थे। तो कृषि का स्थान, इसका स्थान इन्होंने गौण रखा बेटा। गौण का मतलब समझते हो? गौण का मतलब होता है सेकेंडरी, यानी कि उप संसाधन, अलग से एक रिसोर्स बस माना जाता था, उप संसाधन था इनका, एक सेकेंडरी लेवल पे गौण रखा था। लेकिन मुख्य अगर हम बात करें मुख्य व्यवसाय की, तो आप हमेशा याद रखोगे क्या? पशुचारण, ठीक है ना। पशुचारण का मेन व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय था बेटा, ये पशुचारण करते थे। और इनके जीवन में घोड़े का बहुत महत्व था, ठीक है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ के आए हैं रिसेंट में, तो उनमें जो मुख्य इनका पशु मानते थे वो एक सींग वाला एक जानवर था, उसको वो पवित्र मानते थे, उनका मुख्य एक जानवर था। लेकिन आर्य लोगों का जो मुख्य पशु अगर हम देखते हैं या पता लगता है हमें, तो वो क्या था? घोड़ा था। वो घोड़े को विशेष रूप से रखते थे, उनके जीवन में बहुत ही महत्व था घोड़े का, ठीक है। और आर्यजनों के, आर्य समाज में पुरुष प्रधानता थी, ठीक है ना। इनके समाज में किसकी प्रधानता थी बेटा? पुरुष प्रधानता थी। ये किसी एक राजा को या उसको पसंद नहीं करते थे कि भाई एक समुदाय, एक सांस्कृतिक समुदाय है ये आर्य जो लोग थे, ठीक है ना। जो जैसे हमें उल्लेख प्राप्त होता है ना, कहाँ से उल्लेख प्राप्त होता है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ऋग्वेद में आर्य शब्द का,
ठीक है ना, आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। 36 बार क्या मिलता है बेटा, उल्लेख मिलता है किसका, आर्य। और कैसा उल्लेख मिलता है कि ये एक सांस्कृतिक समुदाय था, ठीक है ना। तो और इस आर्य समाज में पुरुष प्रधानता थी, इनके जीवन में घोड़े का एक बहुत महत्व माना गया, ठीक है ना। ये कुछ बातें थी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, तो ध्यान से लिखते रहें, पढ़ते रहें। आगे हम देखते हैं बेटे, पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी यानी कि 1000 सदी, ठीक है ना, 1000 सदी में काला सागर, ठीक है ना। काला सागर एक यूराल पर्वत, जिसके बारे में मैंने बताया था। यूराल पर्वत भी कहाँ है बेटा, यूरोप के अंदर है। ये यूराल पर्वत ये पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप के अंदर, और ये एशिया और यूरोप को क्या करता है, सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। यानी कि जो ये दो महाद्वीप हैं हमारे, ठीक है ना, इनको अलग करने का काम करता है कौन, यूराल पर्वत, ठीक है ना। ये यूरोप के अंदर ही है, याद रखें। और जो मैंने बताया था एल्स पर्वत, ठीक है ना, आल्स पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर मैं बताऊं ये कहाँ है, फ्रांस में है, फ्रांस के अंदर है, ठीक है। और नाम अगर याद रखो तो इसका है ब्लैंक, ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी इसकी जो आल्प्स पर्वत है, जो पूर्वीय क्षेत्र के अंदर आता है, जिसको आर्य लोगों का मूल निवास समझा जाता है, माना जाता है कि आर्य जो लोग थे वहीं कहीं से आए हैं, जिसको हम यूरेशिया बोलते हैं। आल्प्स पर्वत भी एक यूराल पर्वत के जैसी ही एक पर्वत श्रृंखला है यूरोप के अंदर। सबसे ऊंची चोटी इसकी फ्रांस में है, और 7 जो वो है ना कंट्री, उनके अंदर से ये गुजरती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखें, ब्लैंक, ठीक है ना। ये एक ज्योग्राफिकल बातें हैं जो आपको इसके साथ चैप्टर के साथ याद रखनी है। बाकी आपको काला सागर यूराल पर्वत के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए ऐसा हमें मालूम पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ भी हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखें कि पालतू घोड़े पहली बार ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में इस्तेमाल किए गए। 3000 ईसा पूर्व के समय यूराल क्षेत्र में घोड़े की लगभग 60,000 हड्डियां हमें प्राप्त होती हैं, और घोड़े की तेज रफ्तार के कारण आर्य और उनके सहयोगजनों के लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी एशिया में चढ़ाई करने में क्या रहे, सफल रहे बेटा, ठीक है ना। घोड़े वो पालते थे, घोड़ों का उनके जीवन में मुख्य एक महत्व बहुत था उनके जीवन में, और उसकी तेज़ रफ्तार के कारण ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास एशिया पश्चिमी पर चढ़ाई करने में ये सफल होते हैं। तीसरा हम देखते हैं, भारत आगमन के क्रम में आर्य लोग मध्य एशिया और ईरान पहुँचे। कहाँ पे बेटा, मध्य एशिया और ईरान पहुँचे। भारत में आर्य लोगों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना या प्राचीन ग्रंथ हम मानते हैं, हिंद यूरोपीय, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें, 3 बातें आप ये याद रखें, बाकी पहले वाली जो आप लिख लें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। छोटी छोटी बातें हैं, वैसे तो समझने की कोई बात ही नहीं है, आप खाली सुन भी लोगे तो भी आपको समझ में आता रहेगा ये, ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए इसके अंदर, ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता। अवेस्ता क्या है बेटा, ये भी एक ग्रंथ है। किन का ग्रंथ है, ईरानी भाषा का एक सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये, ठीक है ना। दोनों ग्रंथों में से देवताओं और सामाजिक वर्गों के भी नाम समान हैं, ठीक है ना। हमारे जो ग्रंथ हैं जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद एक हिंद यूरोपीय देशों का एक बड़ा एक ग्रंथ माना जाता है, ठीक है ना। और वैसे ही अवेस्ता है, अवेस्ता ईरानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिनकी 2-3 बातें बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है ना, देवी देवताओं को और सामाजिक वर्गों की, ठीक है ना, एक जैसे नाम उसमें मिलते हैं हमें। सेकंड देखिए, वैदिक साहित्य श्रुति के नाम से भी विख्यात है। एक और बात मैं आपको बता दूं, ये श्रुति जो है ना, श्रुति क्या है, श्रुति एक साहित्य है। क्या है बेटा, साहित्य। साहित्य कैसा साहित्य है, मतलब बोल करके, मतलब सुन करके लिखा हुआ एक साहित्य, ठीक है ना, श्रुति साहित्य कहलाता है। इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। और एक और बता दूँ कि आर्य लोगों को कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। आर्य लोगों को
किसी लिपि का ज्ञान नहीं था बेटा। ठीक है, ये अपना ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी, ठीक है ना, ये अपना ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी बोल करके पहुंचाते थे, ठीक है ना, सुना करके, ज्ञान दे करके, ठीक है ना, पीढ़ी से पीढ़ी वो अपना ज्ञान बांटते थे, जिसको हम श्रुति साहित्य भी बोलते हैं। इनको कोई लिपि का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना, ये अपना ज्ञान पीढ़ी से, जैसे अब मेरे को जो ज्ञान है संस्कृत कुछ श्लोक हैं या कुछ ग्रंथों का मेरे को ज्ञान है, आने वाली पीढ़ी को मैं उनको बोल करके उनको ज्ञान दूं और फिर मैं उनको भी बोलूं कि आने वाली पीढ़ी को आप भी ऐसे ही ज्ञान देना है, तो वो श्रुति साहित्य के अंतर्गत आता है। श्रुति साहित्य उसको बोलते हैं, ठीक है ना, सुन करके लिखा हुआ एक साहित्य श्रुति साहित्य। तो ये याद आया तो मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है ना। आर्य लोग भी ऐसे ही करते हैं, अपना ज्ञान पीढ़ी से पीढ़ी क्या करते हैं, बोल करके पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। श्रुति नाम से विख्यात है। श्रुति का अर्थ है सुनकर लिखा हुआ साहित्य। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य कहा गया, ठीक है ना। पहले की 3 वेदों को क्या बोला गया, वेद त्रयी, ठीक है ना। क्या कहा गया बेटा, वेद त्रयी, नाम से ही पता चल रहा है। पहले के 3 वेद कौन कौन से, सबसे पहला जो सबसे प्राचीन माना जाता है कौन सा वेद माना जाता है बेटा, ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद और फिर आता है यजुर्वेद और उसके बाद आता है अथर्ववेद। तो ये पहले के अथर्ववेद को सबसे न्यूनतम हमारा वेद माना जाता है और सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है। शुरुआत के 3 वेदों को हम वेद त्रयी बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। फिर मैं बता रहा था कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग जगह को इनका मूल निवास बताया गया, ठीक है। तो सबसे पहला भगवान दास गिडवानी ने कहा अपनी पुस्तक में रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस में भारत को ही इनका जो क्या बताया गया, मूल निवास बताया कि आर्य लोगों का जो मूल निवास है वो कहीं और नहीं केवल भारत है। इन्होंने अपनी एक बुक में भी लिखा है, ठीक है। दूसरा जो हमारे बड़े वो हुए हैं, ठीक है, विद्वान हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुसार ये जो आर्य लोग हैं इनका मूल निवास बताया तिब्बत क्षेत्र में, ठीक है ना। तिब्बत क्षेत्र के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी, बहुत जानी मानी, सब इन्हें सुन भी ली होगी, ये बुक है ना, पढ़ी भी होगी शायद, सत्यार्थ प्रकाश में भी उल्लेख किया इस बात का, ठीक है ना। जो लोग सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते हैं ना वो पहले की बातों को क्या करेंगे, गलत बताएंगे। वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सत्यार्थ प्रकाश की वो ही सभी बातें क्या करते हैं, उसमें वैदिक काल के बारे में बड़ी बारीकी से बताया हुआ है, तो आपको पढ़नी चाहिए, ये बुक बहुत ही अच्छी है। तीसरा जो है पंडित बाल गंगाधर तिलक, इसने कहा इसके अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना, नॉर्थ पोल बताया। और अपनी पुस्तक आर्टिक होम ऑफ द आर्यंस इन्होंने इनका उल्लेख किया। अलग अलग बुकों के द्वारा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने विचार दिए, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्रों को आर्य लोगों का मूल निवास बताया, ठीक है। वैसे ही इन्हीं के जैसे 7 से 8 विद्वान और हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ें हमें बताई, ठीक है। फिर देखिए बेटा, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना। ऋग्वेद मतलब पूर्व वेद, जैसे मैंने बताया था ना, इसको ऋग्वेद, ये तो हमारा ऋग्वेद है, इसको हम ऋग्वैदिक भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, लोहे का इस्तेमाल नहीं है। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। इसी कारण ऋग्वेद काल में उच्च सीमा 1000 ईसा पूर्व यानी कि उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल जिसका मैंने बताया था ना, 1000 ईसा पूर्व से 1000 से कितना बताया था बेटा, 600 ईसा पूर्व, ठीक है ना, यानी कि BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो इसी के इस ईस्वी को ही 1000 ईसा पूर्व को ही इसका क्या बताया गया, उच्च सीमा बताई गई, जिस टाइम पर हमें लोहे के बारे में पता लगता है। कांसे के बारे में भी हमें पहले की संस्कृतियों में देखने को मिला, तांबा देखने को मिला, ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन लोहे का जो
हमें प्राप्त होते हैं या उल्लेख मिलते हैं वो इसी के दौरान मिलते हैं। दूसरा देखिए बेटा, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलने लगा, अतः इसकी निम्न सीमा 1000 ईसा पूर्व। ये एक ही बात है जो ये बताया, ये याद रखें। उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का पता चलता है, ठीक है ना, उससे पहले लोहे के बारे में हमें मालूम नहीं होता है, ठीक है। फिर देखिए बेटा, ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मावर्त, ठीक है ना, ब्रह्मावर्त आज के अगर आधुनिक युग की बात करूँ तो भारत के उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये स्थित है। ब्रह्मावर्त के से आगे बढ़कर गंगा यमुना दो आब यानी दो नदी, आब का मतलब पानी भी होता है, ठीक है ना, नदी भी बोलते हैं, दो आब, तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम क्या रख दिया, ब्रह्म ऋषि रख दिया, ठीक है ना। ब्रह्मावर्त से आगे बढ़े, गंगा यमुना दो आबों के क्षेत्र में पहुँचे और उसका नाम क्या रख दिया, ब्रह्मऋषि देश रखा। और उसके पश्चात आर्यों ने बिहार तथा बंगाल के दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत उसके अधिकार में आ गया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा बेटा, आर्यवर्त रखा, ठीक है ना, आर्यवर्त रखा। इसी के दौरान हमारे जो 16 महाजनपद हैं, ठीक है ना, जो बड़े नगरों का हमें पता चलता है, जो आने वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, उसी टाइम की जिक्र हो रहा है बेटा ये, ठीक है ना, इसी टाइम है। तो ये चलकर आगे चल करके जो उत्तरी भारत पर उन्होंने अधिकार जमा लिया था ना, किसने, आर्य लोगों ने, ठीक है ना, आर्य लोगों ने अधिकार जमाया और उसका नाम रख दिया आर्यवर्त। ये कुछ बेसिक बातें थी बेटा, इंपॉर्टेंट बातें थी और बिल्कुल ही जानने योग्य है। चैप्टर शुरू करवाने से पहले मेरे को लगा कि इन बातों का आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट में इसके बारे में और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे हम। सेकंड पार्ट में चारों वेद, जो हमारे वेद है ना, चारों वेदों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद तक हम पढ़ेंगे। ऐसे ही आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें। ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उन बच्चों के पास ये ज़रूर वीडियो शेयर करें जिन बच्चों के पास आर्ट साइड है या फिर किसी कंपटीशन पेपर की या कंपटीशन एग्ज़ाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लगातार शेयर करते हैं, लाइक करते रहें। और ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के सेल्फ़ नोट्स या सेल्फ़ रिटन नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। उनको लेने के लिए या ख़रीदने के लिए आपको दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना होगा, बातचीत करें और हम अपने अपडेटेड जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही अच्छे हैं बेटा, आप लेकर के देखें। दूसरा जो है, आप लगातार जुड़े रहें, ठीक है ना, आप लोग हो तो हम लोग हैं, आपके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटे। और लगातार आप शेयर करते रहें, ऐसे ही हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। तो ऐसे ही जुड़ने के लिए अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।